हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे लिखित परीक्षा के दौरान आपको ध्यान रखना है। यदि इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपने लिखित परीक्षा दी तो अच्छे अंकों के साथ लिखित परीक्षा को क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि किसी भी लिखित परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक पेपर में कम से कम 4 सब्जेक्ट अवश्य दिए जाते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश और जीके या क्लरिकल एप्टीट्यूड इत्यादि। किसी में कम या ज़्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, वो उसके सिलेबस के आधार पर होता है। लेकिन यदि मैं बात करूं क्लर्क जॉब की तो लगभग 4 सब्जेक्ट के साथ 100 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम 25-25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होता है। दोस्तों, जब भी आप लिखित परीक्षा देने जाते हैं तो ग्रुप सी और डी की परीक्षाओं में लगभग 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और उसी के अनुसार आपकी तैयारी भी की हुई होती है। परंतु इसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आते हैं। इसलिए चारों सब्जेक्ट में से आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट को करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, और जो सब्जेक्ट आपको बहुत कम आता है उस सब्जेक्ट को बाद में करना है। इससे बाद में यदि पेपर का टाइम पूरा होने के कारण आपके प्रश्न छूट भी जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे प्रश्न आपको आते ही नहीं थे। परंतु आपके याद के प्रश्न यदि रह गए तो बहुत पछतावा होगा। दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी एक सफल व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा रखते हैं कि उसने किस तरह सफलता प्राप्त की है। इसलिए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। दोस्तों, मैं किसी भी परीक्षा को किस तरह देता था जिससे मैंने कई लिखित परीक्षाओं को पास किया। दोस्तों, मुझे मैथ बहुत अच्छी तरह आता है और उससे कम रीजनिंग और उससे कम क्लरिकल एप्टीट्यूड, और बाकी सब्जेक्ट मुझे कम आते हैं। दोस्तों, पेपर मिलते ही सबसे पहले मैं मैथ के प्रश्न करता था और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को करता था। इससे लिखित परीक्षा में मेरे काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होते थे। इससे आप भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 है, किसी भी लिखित परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 चरणों में करना चाहिए। अर्थात पूरे क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आपके याद हैं और कुछ ही सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हैं, उन प्रश्नों को सबसे पहले करें, और जिन प्रश्नों के आंसर आपको 50-50% याद हैं उन्हें उसके बाद में, और जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी याद नहीं हैं उन्हें सबसे बाद में करने की कोशिश करें, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। इस पॉइंट्स में मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं लिखित परीक्षा में इस पॉइंट्स को किस तरह फॉलो करता था, और आज मैं एक स्टेनोग्राफर हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया है कि मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ है और दूसरा रीजनिंग और तीसरा क्लरिकल एप्टीट्यूड है। दोस्तों, मैं पूरे प्रश्न पेपर को 3 चरणों में पूरा करता था। पहले चरण में सबसे पहले मैं मैथ सब्जेक्ट ही करता था, परंतु मैथ के उन प्रश्नों को करता था जो मुझे अच्छी तरह आते थे और बहुत कम समय में निकल जाते थे, और जो प्रश्न कम आते थे और मुझे लगता था कि इनका आंसर निकालने में समय लगेगा तो उन्हें छोड़ देता था। उसके बाद रीजनिंग में भी इसी तरह करता था और उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी इसी तरह करता था। इसके बाद चौथे सब्जेक्ट पर पहुंचता था। इस तरह मैं पहले चरण में 50% टाइम, अर्थात यदि पूरा पेपर 90 मिनट का है तो लगभग 45 से 50 मिनट में पहला चरण पूरा कर लेता था। उसके बाद दूसरे चरण में दोबारा मैथ से शुरू करता था और मैथ के जो प्रश्न रह गए हैं उनको करने की कोशिश करता था। चूँकि लगभग 50% पेपर पहले चरण में होने के कारण मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, इसलिए दूसरी बार में कुछ प्रश्नों के उत्तर माइंड में भी आ जाते थे। इस तरह इस चरण में भी मैं लगभग 30 से 35 मिनट लगाता था, और इस तरह दूसरे चरण को पूरा करने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट ही रह जाते थे, जिन्हें मैं तीसरे चरण में इस्तेमाल करता था। दोस्तों, ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं।
दोस्तों नंबर 3 है, वैसे तो सभी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात आपका एक आंसर गलत होने पर 0.5 या 0.25 कुल अंक प्राप्त अंकों में से कम कर दिया जाता है। परंतु अभी भी कुछ परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे फोर्स की कुछ परीक्षाओं में अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बारे में आप उस परीक्षा के सिलेबस से पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह की परीक्षा को उसी तरह करें जो मैंने अभी आपको उपरोक्त बिंदुओं के बारे में बताया है, परंतु बाद में जो प्रश्न बच जाते हैं उन बचे हुए प्रश्नों को छोड़ें नहीं, अंतिम समय में सभी प्रश्नों के किसी एक विकल्प पर लगा दें। इससे हो सकता है 20 से 25% आंसर सही हो जाए और आपके अंक बढ़ जाएं। और यदि सभी आंसर गलत भी निकलते हैं तो इससे हमारे प्राप्त अंकों से कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि उस पेपर में कटौती नहीं है। परंतु दोस्तों इस ट्रिक को अपनाने से पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस अवश्य पढ़ लें। यदि एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तभी इस ट्रिक को अपनाएं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कुछ ही समय में अभी इंग्लिश टाइपिंग का कोर्स चला दिया जाएगा, तो दोस्तों जो भी इंग्लिश टाइपिंग फ्री में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।